नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये जानने, समझने और इस पर बहस करने के लिए कि हम तमाम लोग, हम आम लोग जो हैं वो अचानक जब वीआईपी बन जाते हैं तो हमारा मिजाज कैसे बदल जाता है, और आम लोग, आम जनता वीआईपी बनाती है तो हिंदुस्तान में ये वीआईपी कल्चर इतना ज्यादा जड़ क्यों करता जा रहा है, और हमारी रग रग में ये वीआईपी कल्चर इस तरह बस गया है कि इसका बुरा असर समाज में नजर आ रहा है। हाल में या पिछले 3-4 दिनों में आपने लगातार शिवसेना के एमपी रायकवाड़ की वो कहानी सुनी जब उन्होंने एयर इंडिया में एक स्टाफ को 25 चप्पल मारी, और उसके बाद भी उनको जरा भी अपनी गलती पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो ये मानते ही नहीं थे कि उन्होंने कोई गलती की है। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि पूरी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो इकट्ठा हो गई है, एकजुट हो गई है, और अब सबने मिलकर तय किया है कि रायकवाड़ साहब को किसी भी एयरलाइन पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अभी हिंदुस्तान में जो वीआईपी लिस्ट है, ऑफिशियली जिन्हों वीआईपी माना गया है, जिन्हें छूट मिलनी चाहिए, उसमें 450 लोग शामिल हैं। जबकि अगर हम कहें कि हमारे यहाँ आबादी बहुत है इसलिए ऐसा हो रहा है तो ये सही नहीं, क्योंकि चाइना में भी बहुत आबादी है पर वहां फिर भी इससे कम है, 435। ब्रिटेन में सिर्फ 84 हैं ऑफिशियली डेजिग्नेटेड वीआईपी, फ्रांस में 109, जापान में 125, जर्मनी में 142 और अमेरिका में 252। तो आखिर हिंदुस्तान के समाज में ऐसा क्या है कि हम इतने वीआईपी बन जाते हैं और आम आदमी बनने को तैयार ही नहीं है। जो पैनल हमारे साथ यहाँ है, स्टूडियो में दिलीप चैरियन मौजूद हैं, एडिटर हैं, इमेज गुरु हैं, हमारे साथ अद्वैता काला हैं, लेखक हैं, डॉक्टर अजय कुमार हैं कांग्रेस से, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से, और प्रभात झा हैं एमपी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के। मैं आपसे शुरू करूं कि शिवसेना के एमपी की जो कहानी आपने सुनी, ये सिर्फ शिवसेना या उन्हीं की कहानी नहीं है, ऐसा बहुत सारे वीआईपी जो हैं वो करेंगे। शायद चप्पल न माने, पर हमने पहले देखा है कि गंदा पानी है वहां पर तो वीआईपी के जूते जो सफेद हैं वो खराब ना हो जाएं तो पुलिस वाले उनको उठा के गोद से पार कराते हैं। तो ये सब कहानी होती रहती है। और क्या प्रॉब्लम है हमारे समाज में कि इतना ज्यादा हम वीआईपी कल्चर से ग्रसित हैं? ये वीआईपी की कल्चर इसलिए हो रही है क्योंकि रूल ऑफ लॉ इस देश में नहीं है। अगर कोई और पैसेंजर अगर किसी एयरलाइंस के कर्मचारी को मारते तो वो तो बंद हो जाते 2 सेकंड में। लेकिन यहाँ के दिल्ली पुलिस ने क्या किया, कोई सब पुलिस के लिए, मैं तो आईपीएस में रहकर ये भी कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप से, पुलिस को सिर्फ स्पीकर को जो है सूचना देनी चाहिए थी कि ऐसे ऐसी घटना हुई है, हम उनको गिरफ्तार करना है। यहीं तक अगर ये हो जाता तो कम से कम शुरुआत होता कि सांसद लोग जो है किसी कर्मचारी के एयरलाइन में मारना पीटना बंद कर दे। लेकिन अब क्या हुआ कि हम पीट करके जो है बच सकते हैं। तो पहले शुरुआत होती है रूल ऑफ लॉ, ये अलग कानून सबके लिए है। तो जब तक आप कानून सबके लिए, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं मान पाते पुलिस वाले? उनको डर होगा कि अगर वो कुछ करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो वो नहीं कर पाते हैं ये काम। और ये अकेले इसी केस में नहीं है, ये हर केस में है। हाँ, और इस देश में देखिए, अगर नौकरशाही का देख लीजिएगा, जैसे कोई बीडीओ, सीओ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी साहब को तो छोड़ दीजिएगा, सभी लोग सुपर वीआईपी हो जाते हैं। कमिश्नर कस्टम्स के हो या इनकम टैक्स के। वीआईपी कब बनता है? क्योंकि 2 प्रमुख कारण से, एक तो कानून के हाथ उन पर पहुंच नहीं सकती है, दूसरा कारण क्या है कि वो जो डिस्क्रिशन है इस देश में जो है, नौकरशाही और नेता लोग को आपने डिस्क्रिशन दे दिया, सभी लोग को। जहां पर डिस्क्रिशन है, फेवर करने के लिए, मौका देने के लिए, क्योंकि आप किसी के पास जाते हैं तो राशन कार्ड मिल जाती है, आपको परमिट मिल जाता है। जो व्यक्ति आपको कोई डिस्क्रिशनरी पावर है तो वो वीआईपी हो जाएगा, क्योंकि उससे जो है, क्योंकि उसके पास पावर हो जाता है। ये वीआईपी बनने का जो पूरा कल्चर है, ये जो हमारे समाज में, ये वो आया कहां से? प्रभात जी, आपको क्या लगता है कि ये कहां से शुरू हुआ है? क्यों हम इतना ज्यादा ये वीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित हैं? पहली बात तो ये कोई कल्चर ही नहीं है, वीआईपी कल्चर नहीं है हिंदुस्तान में। मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं आज भी विदाउट गनमैन रहता हूं और जो सरकार की अन्य सुविधाएं होती है उससे मुक्त रहता हूं। लेकिन इसको वीआईपी कल्चर कह के हम कल्चर को बदनाम करना चाहते हैं। सवाल यह है कि कौन कैसे रहता है, उसके अधिकार क्षेत्र क्या है, उसको समझना चाहिए। मैं किसी की पैरवी करने नहीं आया हूं, ना किसी की बुराई करने आया हूं। मैं इतना जानता हूं कि उस व्यक्ति ने, जो सांसद हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया उसे इस देश का सामान्य से सामान्य नागरिक, अनपढ़ गवई गांव का गवार भी अच्छा नहीं मानेगा, क्योंकि ये सामाजिक व्यवहार के किसी कोने में ये व्यवहार तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर वो एमपी नहीं होते तो क्या उनकी हिम्मत होती कि वो 25 चप्पल एयर इंडिया के किसी स्टाफ को मारते? चूंकि उनको ये भ्रम था कि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इसलिए वो मार सकते हैं, और उन्होंने मारा और उसके बाद भी वो वहां से निकल गए। देखिए, उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं मनुष्य को गलती का पुतला मानता हूं, हो सकता है उनने उससे बड़ी गलती की है कि उसको उसके बाद उन्होंने कोई खेद क्षमा नहीं मांगी। जी,
बड़ा क्षमा को चाहिए छोटन को। अगर कोई छोटा उत्पाद भी करता है तो क्षमा। दिक्कत यह है वहां पर कि उनको लगा होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरी तरह से गलत, और किसी ने भी उनको सराहा नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया स्वयं के सिवा, इंक्लूडिंग शिवसेना ने भी कहा है, जो कि नहीं कहना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर। जो अभी अजय जी ने कहा, कानून क्या कर रहा है? क्यों किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर पकड़े? सही बात है। क्यों एयर इंडिया के सिक्योरिटी फोर्स ने उनको गिरफ्तार नहीं किया? क्या कानून से बड़ा है कोई एमपी? सवाल यह है कि यह भय समाज ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। जब कभी कोई पकड़ा गया होगा तो उसको तत्काल हटा दिया गया होगा। इस कारण से पुलिस भी हाथ डालने में, लेकिन मेरा ये अपना मानना है बहुत स्पष्ट, चाहे वो कोई हो, कानून का रखवाला यदि कानून तोड़ता है तो कानून के रखवाले की सबसे प्राथमिक ड्यूटी है गो एंड अरेस्ट। आप कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर यहां है नहीं, कल्चर को बदनाम करना है, पर अगर पूरे समाज में ये चीज हर शख्स अपने को वीआईपी मान लेता है, थोड़ा सा भी अगर वो पोजीशन या रुतबा हासिल करता है, ये है या नहीं है, इस पे मैं आऊंगी। सौरभ, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? देखिए, वीआईपी कल्चर तो है, और अगर हम बोलें कि नहीं है, आपकी तो पूरी पार्टी बनी इस कल्चर के खिलाफ थी। नहीं, अगर हम ये बोलें कि समाज में वो कल्चर है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि हम झूठ से ही शुरुआत ही इस डिस्कशन की झूठ से कर रहे हैं। नहीं, मैंने सौरभ जी एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा, और हमने कह दिया उसको। ये किस डिक्शनरी में वीआईपी कल्चर? नहीं, डिक्शनरी में ना हो, चूंकि ये करना शुरू कर दिया कि वीआईपी है, एमपी हो गए। कहां से फॉलो कर रहे हैं हम? आखिर समाज में लोग ऐसे होते हैं, अब आपने उसकी संख्या गिना दी, क्या उसके अलावा नहीं है? जी, क्या ये उसके अलावा संख्या इसलिए मैंने गिनाई है कि जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड जिनको दर्जा मिलना चाहिए। वीआईपी नहीं है। नहीं, एक मिनट प्रभात झा, मैं ये कह रही थी, आप बात सुनिए पहले। एवरीबडी इज अ वीआईपी बट वी आर नॉट वीआईपीज। हम कहीं जाएंगे तो हमारे लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। मन की कमजोरी नहीं है सर, मैं प्रिविलेजेस की बात कर रही हूँ। आप बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं पूछ रही हूँ कि ऑफिशियली अगर लाल बत्ती मिलती है, ऑफिशियली अगर आप सिक्योरिटी जांच से नहीं जाते हैं, वो प्रिविलेजेस हैं और कुछ लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि उनका वो पोजीशन है। पर जब वो उस पद पे नहीं होते हैं, अगर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो उन्हें वो नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे वो चीज है, अगर आप एक बार एमपी बनेंगे तो आप जिंदगी भर मुफ्त सफर करते हैं ट्रेन में। सौरभ, देखिए, जैसे आपने वीआईपी लिस्ट की बात शुरू की, ये बात सबको मालूम है कि एक सरकार बदल के दूसरी सरकार आती है तो कई सारे नए वीआईपी उसके अंदर ऐड होते हैं। और वो बड़ा आसान है कहने के लिए, आप कह सकते हैं कि थ्रेट परसेप्शन था, किसी से आप चिट्ठी लिखवा दीजिए, उसके अंदर लश्कर तैयबा नीचे लिख दीजिए, आपको Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको Z सिक्योरिटी मिल जाएगी। ये और सुनिए, ये वीआईपी कल्चर सिर्फ दूसरे आदमी को छोटा दिखाना और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किया गया, और इससे आम लोग बेहद नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं। और मैं बताऊं, सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहन के स्टार्च लगा हुआ दिखे भी ना, लोग उससे नफरत करते हैं। लोगों को लगता है ये इसने कुर्ता भी सिर्फ इसलिए पहना है क्योंकि ये हमें दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरा कुर्ता साफ है, देखो बिल्कुल स्टार्च्ड है, इसका मतलब तुम सब तुच्छ हो मेरे। पर आपकी पार्टी पे भी आरोप लगने लगा कि आप वीआईपी कल्चर, मैं टर्म बार बार यूज कर रही हूं कि जो लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनको खास दर्जा दिया जाता है, उसके खिलाफ पार्टी बनी, पर बाद में आप सब वो करने लगे। तो मैं ये मान सकती हूँ कि शायद पद की मजबूरी है। नहीं, मुझे लगा कि इसके अंदर बहुत सारा जो है प्रोपेगेंडा भी है। अभी भी आप हमारे किसी भी मंत्री मुख्यमंत्री को देख लीजिए, किसी के पास लाल बत्ती की गाड़ी नहीं है, किसी के पास सिर्फ सीएम के पास सिक्योरिटी है, और उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आपका थ्रेट परसेप्शन है और आपकी जान को खतरा है, तो सिर्फ उनको कुछ सिक्योरिटी है, और वो भी Z और Z+ टाइप की। यहाँ पे तो मैंने ये कोई मंत्री किसी के पास ना तो लाल बत्ती गाड़ी, मुख्यमंत्री तो अलग बात है। पर प्रभात जी आप बताइए, दरोगा जी आ रहे होंगे, बीकन तो सड़कों पे मिल जाते हैं, रेड बीकन, और वो लोग लगा लेते हैं और रास्ता खाली होने लगता है क्योंकि उस जगह के लिए वो वीआईपी हैं। तो और सारे लोग जो पूरा आपका कानून, प्रशासन, व्यवस्था तमाम उसके लिए रास्ता खोलते हैं। आपको किसी टोल टैक्स को, आप टोल टैक्स नहीं देंगे, आपके लिए ट्रैफिक से रास्ता बनेगा। ये होता है या नहीं होता है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जानकारी का अभाव। मुझे इमरजेंसी में पुलिस पकड़ने आई 1976 में। हाँ। तो मैंने कहा पुलिस इज एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द स्टेट। आपको मुझे मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी थी। और जानकारी का अभाव भी कभी कभी बिना वजह आदमी को महत्वपूर्ण बना देता है कि नहीं ये तो बड़े आदमी है, लाल बत्ती। अब वो लाल बत्ती लगाने लायक है कि नहीं, ये ब्लू बत्ती लायक तो नहीं, एम्बुलेंस के लायक तो नहीं है। जी। सवाल क्या है कि हमको समझना भी पड़ेगा कि ऐसी बात नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस कल्चर को समाप्त करना चाहिए। तो समाप्त कैसे होगा दिलीप चेरियल? मैं ये कह रही हूँ कि जानकारी तो लोगों को हो या नहीं हो। जैसे आपने शुरू किया, कल्चर की बात कहां से शुरू होता है? अगर हम सोसाइटी को स्टडी ना करें जी। इंडिया में हमारे पास हर वक्त
कोई ना कोई रूलर चाहिए। okay? तो ये जो सोच है हमारे में कि राजा चले गए तो ब्रिटिश आ गए, मुगल आ गए, ब्रिटिश आ गए, तो हमारा ये सोच है कि जो गवर्नमेंट में है वो सब वीआईपी है। और ये सोच जो है अब इन्फिल्ट्रेट किया है बॉलीवुड में। देखिए कई डॉक्टर्स भी सिक्योरिटी लेके घूमते हैं कि हमारे ऊपर भी थ्रेट पर बिल्कुल जी। तो ये जो है ये हमारा कल्चर है, स्टेटस सिंबल हो गया। हाँ, ये एक सिंबल हो गया जो आप कि कह हम रहे हैं ऊपर की तरफ देखें कि क्या और वो इक्वालिटी ना सोचें। जो अगर कॉलोनियल चाइना में जाएं, माइंडसेट है क्या उससे ग्रस्त है हम? इससे अब निकलना है क्योंकि हम अब डेमोक्रेसी है हाँ। और इक्वालिटी ऑफ लॉ। पर हमारे यहाँ ये समस्या ज्यादा क्यों? अगर ब्रिटिश के पहले हम देखें तो शासन अगर राजाओं का था तो दूसरे देशों में भी राजाओं का शासन था। अभी भी मोनार्की ब्रिटेन में है, पर वहां पे फिर भी प्रधानमंत्री को आप मेट्रो में भी देख लेंगे, भाई प्रधानमंत्री ना चले पर जो एक ओवरऑल कल्चर है वो तो यहाँ है। तो इस समाज की समस्या क्या है, क्यों है इतना ज्यादा? समस्या यह है कि जो ऊपर है उनको शुरुआत करना पड़ेगा, ये नीचे से शुरू नहीं होता। दूसरी चीज चाइना और रशिया में देखिए, मैं कम्युनिस्ट के बारे में नहीं कह रहा हूं, बेल्जियम में देखिए, ये जो जहां या तो डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर हो जाए या तो कोई और सिस्टम आके जो स्ट्रक्चर्स है उन सबको तोड़ दे। अद्वैता अभी बात इन्होंने की बॉलीवुड की भी, बॉलीवुड में भी तो ये बहुत ज्यादा कल्चर है, सिर्फ पॉलिटिशियंस और स्पोर्ट्स और इनकी बात हम क्यों करें, बॉलीवुड में बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि अगर आप साउथ की इंडस्ट्री देखिए फिल्मों की, वहां पे आप किसी बड़े डायरेक्टर से बात कर लीजिएगा फोन उठा के, मैंने खुद बड़े से बड़े डायरेक्टर को आप फोन लगा दीजिए, वो लाइन पे आते हैं बात करते हैं। पर बॉलीवुड में समस्या ये है कि जब तक आप चार चेले के थ्रू ना जाएं, उनको लगेगा कि आप उतने बड़े एक्टर नहीं हैं, डायरेक्टर नहीं हैं, आप सीधे कैसे बात कर लेंगे किसी से? आई थिंक अंतर हमें रखना चाहिए। एक तो है कि आप अपने पोस्चरिंग करें, पोस्चरिंग की जरूरत यहाँ बहुत ज्यादा पड़ती है। पोस्चरिंग आप कर लीजिए, पर आप क्या पब्लिक इनकन्वीनियंस भी कॉज कर रहे हैं? तो अगर आपके पास पैसे हैं, आपको खर्च करने, आपको 10 बॉडीगार्ड लाने, आपको पैरामिलिट्री आर्मी रखनी है अपने लिए, आप रख लीजिए, आपकी जेब से रखिए। आप कह रहे हैं कि अपने पैसे से कीजिए, कंसोलिडेटेड इंडियन फंड से पैसे निकाल के टिकट खरीद के, जहां पे बिजनेस क्लास नहीं है, फिर भी आप प्लेन से नहीं उतरे क्योंकि आपको बिजनेस क्लास का सफर नहीं मिला, और फिर उसके बाद आप चप्पल से किसी को मारे, यू आर अ मेनेस टू सोसाइटी। और आपके अगेंस्ट कोई कार्यवाही ना ही कोई पुलिस को करनी चाहिए, पार्लियामेंट को करनी चाहिए। जी, दोनों जगह में आप कह रहे हैं कि उनको अब सिर्फ सिर्फ एयरलाइंस में नहीं बल्कि उनको संसद पे ही आने से रोक देना चाहिए के लिए। देखिए, संसद सीधे सोमोटो नहीं लेता कोई चीज, अगर कोई करता है, जैसा उन्होंने अद्वैता जी ने कहा है, निश्चित तौर पर देखिए मिसबिहेव करना किसी के लिए भी, अगर वो संसद में आया क्यों है, सामाजिक व्यवहार के कारण आया है, सोशल बिहेवियर के कारण है, और उसका कंडक्ट ही खराब हो जाएगा। भी शक है कि सामाजिक व्यवहार के चुनाव कैसे जीते हैं, वो तो एक अलग बहस है। फिर मैं कह रहा हूं, बहुत एग्जाम्पलरी सामाजिक बर्ताव के शख्स होंगे जरूर। सामान्य व्यक्ति से मेरे से लोगों की ज्यादा अपेक्षा होगी, लेकिन अगर मैं उस अपेक्षा में खरा नहीं हूं और मैंने लॉ तोड़ा है, तो लॉ तोड़ने वाला कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उस पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक कानून किस तरीके से ईमानदारी पूर्वक काम करेगी उस पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात है कि दिलीप साहब ने ठीक कहा कि हमारे जो पुराने, अगर आप देख लीजिएगा, कास्ट स्ट्रक्चर हो तो पहले से ही है, और अगर आप धर्म भी बदलते हैं तो वो कास्ट स्ट्रक्चर तभी भी चलता है उस अलग रिलीजन में भी। तो कास्ट स्ट्रक्चर ऑल्सो पूरे देश में एक बहुत बड़ा वीआईपी कल्चर का इतिहास रहा है। कास्ट सिस्टम जो है इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली जो हम पर शासन इतने सालों से हुआ, वो उससे भी हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि इसकी वजह क्या है, इस पर फिर से मैं सबसे पूछूंगी। और दूसरे कि क्या यहाँ पर मौजूद तमाम आम जो लोग हम लोग हैं, हमें बाकी लोगों को भी ये लगता है कि ये जो वीआईपीज हैं वो हमारा नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसकी वजह से हमें तकलीफ ज्यादा होती है, जो सुविधा उनसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि हम इस वीआईपी कल्चर से उबर नहीं पा रहे हैं? ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा समाज यानी हिंदुस्तानी समाज वीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित है। ये हमारा मानना है। आप इसे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी राय है। यहाँ पर ऑडियंस में जितने लोग हैं उनसे मैं ये जानना चाहूंगी, और अगर वीआईपी सिंड्रोम से हम ग्रसित हैं तो इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है? आप में से मैं प्रभात झा साहब से सवाल करना चाहता हूं कि शिवसेना आपकी अलायंस पार्टी है, और अगर उसे दिल्ली में नहीं अरेस्ट किया गया तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? तीसरी बात, झा साहब अभी कह रहे थे कि बिहेवियर, सोशल बिहेवियर की वजह से सांसद आता है, तो सांसद में जो क्रिमिनल्स हैं वो किस बिहाफ पे आता है, ये बता दीजिए। सर ने कहा कि पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया,
सर पुलिस को है, वो है जनता का नौकर, लेकिन हम लोगों ने उसको वीआईपी का नौकर बना रखा है। वो एक्शन लेता भी है तो कैसे ले, उसको पता है कि कभी ना कभी बाद में उसको उस वीआईपी के अंडर आना पड़ेगा। मैं ये मानकर चलता हूं सीधे सीधे, कानून से बड़ा ये सामान्य व्यक्ति भी जानता कोई नहीं है। अब उन्होंने भी शिकायत की है, फिर पुलिस की एक प्रक्रिया होती है अजय जी, छानबीन करना कि कौन सही था, लेकिन आज के युग में चैनल ने सब दिखा दिया है। और इसलिए उसको दिल्ली पुलिस हो, जब सुमित्रा महाजन से पूछने गए जर्नलिस्ट, तो सुमित्रा जी ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, अपना कार्रवाई करेगा। जो भी व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं है कि उनका सामाजिक बर्ताव या उनकी शख्सियत इतनी अच्छी थी इसलिए वो चुने गए जाने की कई वजह और होती है। ये नौकरशाही का भी कमजोरी है जरूर, इसलिए क्योंकि पहले जब 60-70 दूसरा सवाल था कि वीआईपीज के हम नौकर बना दिए हैं अपने पुलिस वालों को। जब हम आईपीएस में जब हम शामिल हुए तो उस समय के जो भी डीजी वगैरह थे वो सब किसी नेता के दबाव में नहीं आते थे। अब जिस आप नहीं आते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आते थे। बहुत सारे लोग नहीं आते थे उस जमाने में। हमारा ये कहना कि आजकल जो है सब लोग को भी अफसर को पोस्टिंग कौन सा अच्छा पोस्टिंग है, कौन सा था, अगर हम आपको जो है अजय ये आजकल मतलब कब और पहले कब नहीं आते मैंने ये कहने नहीं, पहले आप देख लीजिए रेबोरो साहब के साथ मैं कुछ दिन रहा, पंजाब में भी ट्रेनिंग में भी, उस समय में भी हमने देखा कि किसी के दबाव नहीं आते। तो ऐसी बात नहीं थी कि नेता दबाव डालेंगे, ये तो अगर वो स्ट्रक्चर आपका है। हाँ। लेकिन नौकरशाही को किसने कहा कि अपने रीढ़ के हड्डी को सबको खत्म कर दे, एक हड्डी को खत्म पर ये सब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हर दौर में कुछ लोग होते हैं जो दबते हैं, जो नहीं दबते हैं। देखिए वीआईपी कल्चर खत्म करना सिर्फ समाज की नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, और इसके अंदर आपको कोई अध्यादेश नहीं लाना है। एक सामान्य एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसे दिल्ली में हमने किया था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर दे तो जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने एमपीज हैं, आप सबकी लाल बत्ती गायब कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में भी देखें तो आप देखेंगे दिल्ली सरकार का मंत्री या दिल्ली सरकार का कोई अफसर लाल बत्ती गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सारे की सारी लाल बत्तियां जो दिल्ली में दिखती हैं वो केंद्र सरकार के मंत्रियों की या केंद्र सरकार के अफसरों की। तो क्या इसकी पहल हो रही है? हमने पंजाब में देखा, अमरिंदर सिंह ने ये कहा, बदल रहा है। केजरीवाल जी ने कहा कि उनकी वजह से ये हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक बदलाव आ रहा है। हाँ। और ये एक वेलकम चेंज है। मुझे लगता है कि इसके अंदर हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। ये क्यों डेमोक्रेसी का एक अच्छा साइन है। डेमोक्रेसी के नॉन मैच्योरिंग का काफी साइंस हम देखते हैं इंडिया में, पर ये जो साइन है कि एक के बाद एक चीफ मिनिस्टर ये निर्णय ले रहा है, और ये अगर स्प्रेड करें, क्योंकि क्या है पॉलिटिक्स में कंपटीशन भी होता है, अगर एक किया है तो दूसरों को करना पड़ता है। अभी अमरिंदर सिंह ने कहा है तो वीरभद्र जी ने वहां कह दिया सोलन में कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम भी ऐसा करेंगे। तो ये क्या मैं यहाँ एक डिफर करता हूँ। आप लाल बत्ती लगाइए और नहीं लगाने के बाद क्या आपका व्यवहार खराब हो तो वो भी हो सकता है। जब बत्ती का कल्चर बड़ा हो गया और आदमी का कल्चर खराब हो गया, नहीं पर कम से कम आप कहीं तो शुरुआत करेंगे। अद्वैता उसको शुरुआत तो नहीं करनी पड़ेगी। दोष मत दीजिए, आपका लगाएं न लगाएं, बर्ताव फिर भी खराब हो सकता है। पर मैं कह रही हूँ कि जो सुविधाएं उसके नाम पे अगर बत्ती लगाकर अगर आप अपना दबदबा दिखाते हैं तो पहले उन चीजों को खत्म करना जरूरी है या नहीं? आप बतौर एक इंसान कितना सुधरेंगे, फिर उसके लिए तो बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। वो तो आप किसी कानून से नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ये निर्जीव बत्ती कुछ बोलता नहीं, उसको दोष दे रहे हैं। तो फिर क्या करें आप? निर्जीव बत्ती को दोष नहीं दे रहे हैं। अगर आपके यहाँ लोग ऐसे अद्वैता मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बत्ती तो निर्जीव है, पर बत्ती एक सिंबल है। उसके अलावा 10 सुविधाएं और है, जिनको जरूरत है वो इस्तेमाल करें, बट जिनकी नहीं भी जरूरत है वहां भी ये इस्तेमाल होती हैं। अब समाज बदलने का बड़ा सवाल वो तो आप कानून से नहीं कर सकते, वो तो आपको घर से शुरू होगा, परिवार से शुरू होगा, टीचर से शुरू होगा, लीडरशिप से। एग्जैक्टली। ठीक है, प्रधानमंत्री ने तो कहा है न्यू इंडिया। हाँ। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट बात है कि जो न्यू इंडिया, हमारी ऑडियंस भी बहुत यंग है यहाँ, ये अगर इंटॉलरेंस है कोई भारत में तो इट इज टुवर्ड्स दिस वीवीआईपी कल्चर। ये जो यंगस्टर्स जो नेता प्रधान समाज बन गया है हमारा, हाँ, उसके अगेंस्ट है ये न्यू इंडिया। अब हमें आवाज मिली है कि हम यहाँ आके बैठ के कह सकते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैम ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा वीआईपीज मिलते हैं। इसी वजह से जो यहाँ के लेमैन है और एक कॉमन पीपल जो हैं उन्हें कई तरह की परेशानियाँ होती है, जैसे कि इनमें देख लीजिए आप हेल्थ सेक्टर है। आपको परेशानी है वीआईपी कल्चर से? क्या परेशानी है आपको? परेशानी मैडम ये है, हर सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर अगर आपने ट्रेन में रिजर्वेशन करा रही है वो डिले हो जाती है, वेटिंग में चली जाती है, क्योंकि वहाँ किसी वीआईपी को प्रायोरिटी दी चली जाती है। संसद है, संसद के अंदर में सबसे सस्ता खाना मिलता है, तो वीआईपीज के लिए सबसे सस्ता खाना मिलता है। लेकिन जब सर पूरी बात सुन लीजिए,
जब हम लोग जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, तो जो खाना आप लोग को 12 रुपये मिलता है, 15 रुपये मिलता है, वही खाना हम लोग को 100 रुपये मिलता है। और सर प्रिविलेजेस मिलते हैं जो आप उसके खिलाफ हैं। आप इसमें संशोधन कर लो, अब खाना बहुत महंगा हो गया। सालों साल सस्ता मिलता रहा है, सालों साल। सर आप नगमा जी आप भी आएंगे तो आपको मुझे कहने में संकोच होगा कि खाना पहले था 12 रुपए में, अब नहीं है 12, अब 50-55 रुपए में मिलता है। अगर जब वो MP बन जाते हैं तो फिर उन्हें जिंदगी भर रिजर्वेशन क्यों दे दिया जाता है? सही बात है, जो प्रोविजंस, जितने प्रोविजंस मिलते हैं वो आजीवन रहते हैं। और अगर महंगा अब हो रहा है तो कोई बात नहीं, इतने साल तक बहुत सस्ता रहा। MPs को जो भी सैलरी 55 रुपए कोई महंगा नहीं है, कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलेगा। और डिमांड कर दी और महंगा हो जाएगा, फिर हम लोग भी नहीं खाएंगे। ठीक है, पर क्या ये सच नहीं है कि MPs को सैलरी के अलावा तमाम सुविधाएं मिलती हैं? सैलरी के खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, खाने में, रिजर्वेशन में, टिकट्स में। तो वो चीजें कितनी, सिर्फ मैं MP के पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं एक बात कह रही हूँ, चूंकि इन्होंने सवाल उठाया कहीं कुछ नहीं, लेकिन एक चीज है, नहीं लॉन्ड्री 75,000 उससे भी ज्यादा इनकी अपहोल्स्ट्री जो होती है सब साफ हो सकती है। लेकिन खतरा क्या? कई VIP कल्चर के निशाने हम देखते नहीं है। जैसे शायद सबको पता नहीं होगा कि अगर आप एक बार एविएशन मंत्री बने तो आपका गाड़ी टारमैक में जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे रूल्स हमने स्टेल्थली बहुत बढ़ गया है। अब जो रूल्स है, इतने ज्यादा रूल्स है जो हम देख भी नहीं पाते। मेरा सवाल, एक मिनट, मेरा सवाल ये है आप तमाम लोगों से कि ये जो कल्चर है या जो भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए इतना फैल रहा है। भी समझना पड़ेगा लोगों को कि मैं आम आदमी से, मैं इनसे अलग हूं क्या? सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कानून, मैं हमेशा कहता हूं लॉ मेकर को लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहिए। मेरा एक बहुत बड़ा ऐतराज प्रभात झा जी से ये है कि ये सारी चीजें कह रहे करना पड़ेगा। हाँ। किसको करना? अरे आपकी सरकार है, आप करो। आप क्या कर रहे हो, आप ये बताओ, कौन करेगा? करना पड़ेगा। पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए था, कानून में ऐसा होना चाहिए था। अरे पुलिस आपकी, कानून आपका, अध्यादेश आपके, आप ये बताओ आपने क्या किया? एक मिनट सुन तो लीजिए, समाज से बढ़कर कोई सरकार अरे नहीं, समाज करेगा। आपको चुना किसी ने? नहीं, इसीलिए नगमा जी, सरकार भी करेगी। सरकार ने जब VIP की बात की होगी या लाल बत्ती की, कभी नहीं की। तो लीजिए आप पूरी बात कभी नहीं आपने बात सुन तो मेरे दोस्त, अगर की होगी तो उस समय खराब धारणा से नहीं किया होगा कि लाल बत्ती लगाएंगे तो कैरेक्टर खराब हो जाएगा। एक मिनट, आम आदमी और VIP में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क है या फर्क नहीं है? मैं प्रभात सर से पूछना चाहूंगी कि सर हमें डिमोनेटाइजेशन पे, ये पुरानी बात नहीं है, अभी रिसेंटली है, तो डिमोनेटाइजेशन पे हमें इतनी प्रॉब्लम हुई लोकल आदमियों को। लाइक हम लाइन पे खड़े हुए थे लेकिन हमें वहां पे एक भी VIP नहीं दिखा सर। वो चीज है कि एक मिनट, राहुल गांधी जी स्वयं गए थे, उसको लाइन लगाने गए थे, आपने उनको नहीं देखा? कितना दिखाया गया? मेरा सवाल तीनों पार्टियों के नेताओं से है कि संसद में कोई प्रस्ताव पारित क्यों नहीं करते ऐसे नेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं? अभी यूपी में देखें तो अभी तक अखिलेश के पास NSG की सिक्योरिटी थी, लेकिन अभी योगी जी को Z+ सिक्योरिटी, मर्सिडीज की नई गाड़ी, तो ये सब अगर यूपी में इतना बहुमत मिला है उन्हें, तो फिर किससे डर है? ठीक, एक मिनट, क्या ये डर नहीं होता है, ये सुरक्षा होती है। जैसे आप रखेंगे प्रधानमंत्री को क्या अकेले घूम जाए? नहीं, आपका कहना यही, ये क्या है? जब आप राजनीति देश, नहीं सुन तो लीजिए, वो मर्सिडीज गाड़ी वही थी, वो सुरक्षा वही थे। एक मुख्यमंत्री के लिए जो नॉर्म्स बने हुए हैं वो अप्लाई होता है। नगमा जी, आपका ये डिबेट, इसमें एक नींव का पत्थर बनेगा और ये डिबेट शुरू होना अच्छी बात है। ठीक है, मैं एक बात पूछ रही हूँ सौरभ, पर एक बात है कि कुछ तो जरूरत होती है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको सुरक्षा की जरूरत है, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो कुछ फैसिलिटीज। मेरा कहना है कि उसका बेजा इस्तेमाल। बिल्कुल, देखिए अमर सिंह जी को उतना खतरा नहीं है, लेकिन उनको जो रिजर्व कर दिया गया है, तो मेरा ये कहना है कि तमाशा हो गया ना। मेरा सवाल प्रभात जी से है। अभी उन्होंने बोला गांव का एक गवार आदमी भी MP को उस करतूत को अच्छा नहीं बोल रहा है, तो गवार वो गांव का आदमी हुआ या आपका VIP MP? देखिए, मैं ना आपको उदाहरण दिया था। हाँ। वो गवार शब्द जो है वो भावना है, लेकिन उससे बड़ी घटना हो गई, इसीलिए मैंने कहा कि उसको भी समझ में आता है कि हमारे यहाँ जो VIP कल्चर है, सिर्फ VIP उन जो मिनिस्टर है या जो MP है, सिर्फ उनको नहीं, उनके पूरे परिवार को ये फैसिलिटी मिलती है। आई एम फ्रॉम बंगाल, मैंने ये बहुत सफर किया है
कि जब भी कोई रैली होती थी सबसे ज्यादा होता था कि सारे रोड ब्लॉक्स, या तो कन्वीनियंस, आपका सुविधा है, आपको रैली करनी है, पर आप ये नहीं देख रहे कि आम जनता आपके लिए कितना सफर कर रही है। मैंने खुद अपने एग्जाम मिस किया इस रैली के चक्कर में। बंगाल में जब भी रैली होती है सबसे ज्यादा सफर स्टूडेंट लोग करते हैं, क्योंकि उनको ये फर्क नहीं पड़ता, प्राइम टाइम में वो अपनी रैली रखते हैं, रोड्स ब्लॉक कर देते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं, आप जनता के लिए है, पर आप अगर जनता को ही खुश नहीं कर पा रहे, जनता को दुख दे रहे, तो आपका कोई हक नहीं बनता। से उन्होंने कहा ये अगर हम इसको सुने और कल्चर को चेंज करके, लीडरशिप वो सिग्नल देख के वो चेंज करें, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, डेमोक्रेसी का एक फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। दिलीप, आपसे और अद्वैता में एक इस छोटे छोटे नेताओं के एग्जाम्पल को छोड़ के एक बड़ा सवाल कि सिर्फ नेता की समस्या नहीं है, नेता उसके बहुत बड़े हिस्से हैं, लेकिन एम्स में भी हमने पढ़ा कि एक VIP काउंटर खुल जाएगा, जो सिफारिशी चिट्ठी लेकर आते हैं, उनका इलाज, उनको तकलीफ ना हो, उनका जल्दी हो जाए, बाकी लोग लाइन में लगे रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कल्चर है, ये हम फिल्म इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं, ये हम बड़े बिजनेसमैन अगर हैं तो वहां भी आपको, अगर आपके पास पैसा है तो आपको एक अलग प्रिविलेज वो मिलना चाहिए। अपने पैसे को खर्च करके अगर आप करें, वो एक अलग बात है जो अद्वैता कह रही थी, पर आउट ऑफ टर्न प्रिविलेजेस जो मिल रहा है, ये कहां कहां समाज में आपको दिख रहा है, इससे क्या समस्या हो रही है, आपका क्या सुझाव है कि इसको आप कैसे खत्म करें? सुझाव यही है जो उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना, पब्लिकली इंप्लीमेंट करना। जैसे कोई ऑक्शन हो तो ई ऑक्शन कीजिए, जैसे आजकल हो रहा है, तो सबको पता चलेगा कि क्या हो रहा है और उसमें कोई घोटाले की चांस नहीं है। तो एप्लीकेशन हो एम्स में जो भी है, प्रैक्टो बोल के एक ऐप है, उसमें आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए ना, तो उसमें पब्लिक डोमेन में है। तो आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेमोक्रेसी का जो पावर है वो ज्यादा दिख सकता है और लोगों को सब नजर आता है। क्या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है उससे ये चीज थोड़ी कम हो रही है कि बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। जैसे रेलवे बुकिंग्स, उन्होंने किसी ने बताया था, रेलवे बुकिंग्स में अभी भी थोड़ा सा है, पर जितना 5 साल पहले था वो बहुत कम हो चुका है। टेक्नोलॉजी क्या इसका जवाब हो सकती है अद्वैता? क्योंकि कई बार आप क्यू में खड़े होते हैं, उसमें लोग परेशान होते हैं, हमारे यहाँ तो लाइन लगाने का कल्चर ही नहीं है। जापान में हमने देखा था कि बहुत बड़ी आफत आ गई, उसके बावजूद लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन यहाँ पे ये कल्चर नहीं है, हम लाइन तोड़ना चाहते हैं, लाइन में नहीं, ये हम सब की प्रॉब्लम है। पर अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वहां लाइन में नहीं खड़े होना पड़ रहा है, आप आराम से काम कर ले रहे हैं घर से ही, तो क्या वो उसको मदद कर रही है इस तरह के कल्चर को? कर रही है, बहुत ही ज्यादा मदद कर रही है। भीम ऐप भी आप देख ले, वो क्या करती है, इट हेल्प्स यू ट्रांसफर योर अकाउंट, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब लाइन में नहीं खड़े होने की जरूरत है। मेरे युवा मित्र ने अभी कहा था कि ये सिफारिश का जो मामला है, जो एजुकेशन में हो, नौकरी में हो, तो प्रधानमंत्री ने तो किया है कि क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं, वहां पे इंटरव्यू का वो नहीं है, तो परखते हैं, पता है कि ये चलता है, ये सिफारिश का, नेपोटिज्म का जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये माहौल है जो लोगों को पीछे रखता है। तो पॉलिसी एक तरफ आएगी और फिर हमारी खुद की विचारधारा को भी बदलना पड़ेगा समाज को लेकर। और चूंकि हम एक इमेच्योर डेमोक्रेसी है अभी भी, और हम अभी भी अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, तो क्या ये इस समाज की देन है? जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर ये कम दिखता है, फर्क क्या लगता है आपको? क्यों उनके समाज में नहीं और हमारे समाज में? हम उम्मीद करें कि हम इवॉल्व कर जाएंगे, हम मैच्योर होंगे। जी बिल्कुल। अब आप देखिए 60-70 साल के बाद पहली बार एक ऑल्टरनेटिव आया है सेंटर पे, नहीं तो अभी तक तो ज्यादातर कांग्रेस का राज्य ही चलता था। पहली बार इतने सालों बाद कोई बार आई है जो लंबे समय के लिए रही है, लगता है रहेगी, और जीत भी रही है स्टेट में। तो ऑल्टरनेटिव अब उभर के आ रहे हैं, जहां हम आगे बढ़ रहे हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी। एम्स जो है वो दिल्ली में अस्पताल तो दिल्ली में है, मगर वो केंद्र सरकार का अस्पताल है, जहां पे VIP काउंटर अभी लगा है, जो चेंज बहुत 70 साल बाद आया है। तो मैं तेलंगाना की बात करती हूँ, और दूसरा तेलंगाना की बात करती हूँ, दूसरा तेलंगाना, एक मिनट मैडम, मैं एक बात बता दूं, और दूसरा दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर प्राइवेट रूम्स हुआ करते थे, काफी सालों से थे, उन सबको हटा के जनरल बेड्स लगा दिए गए जी। पहले तो मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ, मैं एम्स की बात नहीं कर रही थी, मैं क्लास 4 एम्प्लॉइज की बात कर रही थी, तो मैं अलग मुद्दे की बात कर रही थी। मैंने जो सवाल यहाँ पे पूछा था कि हमारे समाज की प्रॉब्लम है, इसको हम माने सबसे पहले, आपके हिसाब से इसका बदलाव या इससे क्या समस्या हो रही है, आप चाहेंगे कि इसमें बदलाव हो? जो जैसे यथास्थिति है वो ठीक है, या हम सुधरेंगे, उन गुंजाइश है कुछ इसकी? देखिए, जब तक आप पुलिस सेवा को
सुधारेंगे नहीं और कानून और संविधान के अधीनस्थ नहीं करेंगे और नेता के अंडर नहीं, और ये बहुत बड़ा कदम है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर हिम्मत है और 60 साल बाद बहुत चेंज आया तो एक करके दिखा दीजिए। अगर करेंगे तो हम भी हाथ मिलाएंगे, हम भी हाथ मिलाएंगे और सलाम करेंगे अगर आप कर सकते हैं। नहीं करेंगे क्योंकि हर एक नेता को पुलिस को अपने अधीनस्थ रखने के लिए, गलत काम कराने के लिए रखेगा ही। ये सबसे बड़ा काम होगा इस देश में कि अगर आप पुलिस को रिफॉर्म कर ले, पुलिस को जो नेशनल पुलिस कमीशन का अनेक रिपोर्ट अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रभाजी अगर कर ले, मैं अपने कंधे में उठा करके चलूंगा क्योंकि ये देश के लिए अच्छी बात होगी। दूसरी बात क्या है, रूल ऑफ लॉ है। सेकेंड इश्यू सरकारी ऑफिसर से लेके नेतागण का सभी का लिस्ट आप निकाल दीजिए, प्रिविलेजेस का, डीएम का, एसपी का। आप तो जनता को सिर्फ लाल बत्ती दिखाई देता है। प्रिविलेजेस खत्म एसपी और करने डीएम के चाहिए। घर में 50-50, 100-100 लोग काम करते हैं। जो सुविधाएं मिलती हैं उसको कुछ कम करना Discretion चाहिए, हटाना। जो डिस्क्रिशन है उसको हटाना चाहिए। अनावश्यक सुविधा नहीं चाहिए और आवश्यक सुविधा जो होती है वो होना चाहिए, एक बात। दूसरा, रिफॉर्म्स होना चाहिए, लेकिन पुलिस को यह भी अधिकार नहीं है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और संसद संविधान से वो बड़ा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। लेकिन रिफॉर्म्स जो वो कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी मर्डरर को कोई बड़ा नेता फोन करता है या कोई भी प्रभावी व्यक्ति फोन करता है तो उसको बचाना नहीं चाहिए, रूल ऑफ लॉ से जाना चाहिए। प्रभात जी कह ये सौरभ हो पाएगा? इतनी आजादी पुलिस को है कि कोई बड़ा नेता फोन करेगा तो वो कह दे कि नहीं, उसको डर नहीं है अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग और करियर का। मुझे बार बार एतराज इस चीज का होता है कि एक रूलिंग पार्टी का नेता कहता है ये होना चाहिए। ये कौन करेगा? ब्रह्मा करेंगे, विष्णु करेंगे, महेश करेंगे? ये आप ये बताओ कि आप 3 साल में आपने कितने रिफॉर्म्स लाए? तो आप अजय से नहीं पूछेंगे कि वो जो कह रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म करना चाहिए वो उन्होंने क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने नहीं किया ना, देखो उन्होंने नहीं किया, इसकी सजा तो वो अपोजिशन में बैठे वो भुगत रहे हैं, वो क्यों नहीं भुगत रहे? ठीक है, बात सही है, मानते हैं, उसके अंदर कोई गलती नहीं, मगर ये रिफॉर्म्स कब होंगे? दिलीप और अद्वैत, प्रिविलेजेस अगर खत्म होंगी तो इस मतलब जो अनावश्यक हैं, क्योंकि बहुत सारी आप डीएम की लिस्ट, इन्होंने बात की डीएम हो, एसपी हो, खुद एसपी रह चुके हैं, पुलिस सर्विस में रह चुके हैं, लिस्ट। और दूसरे की जो सरकारी अधिकारी उनके होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो घरों में काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजों को क्या रोक लगाना जरूरी लगता है आपको? बिल्कुल लगाना जरूरी पड़ता है। और कॉर्पोरेट फेडरलिज्म भी है। तो आप देख रहे हैं कि हर स्टेट में भी ये चलता है, अलग अलग परसेंटेज होती है। जैसे आपने यूपी में भी देखा कितने परसेंटेज के, कहा मैं ज्यादा कास्ट की टिप्पणी में नहीं पढ़ती हूँ, पर आपको पता है आंकड़े क्या हैं और क्या हो रहा है। तो हर राज्य में भी ऐसी चीजें चलती हैं। अगर ये करना हो तो अभी एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी का टाइम है। वर्ल्ड में आरटीआई हो गया, बाकी कई चीजें हो गए, तो ट्रांसपेरेंसी का जब वक्त है तो इसको आगे ले चले और टेक्नोलॉजी से ये सारे रूल्स जो है ट्रांसपेरेंटली हर स्टेट का अलग अलग से हम कंपेयर भी कर सकेंगे, और जो लोग वोट करने जाएंगे तो वो देखेंगे कि बंगाल में क्या है और मध्य प्रदेश में क्या है, और उस तरह से लोग चुनेंगे। और आपको लगता है कि जब जनता के बीच में से जब ये आवाज आएगी कि हम इनको वीआईपी नहीं मानते हैं और हम इनको ये फजूल सुविधाएं नहीं लेने देंगे, तब वो बदलाव की शुरुआत होगी? क्योंकि हम अभी तक बर्दाश्त करते हैं कि भाई ये बड़े इंपॉर्टेंट आदमी, इनको आप जाने दीजिए लाइन में आगे। तो जब हम ये नहीं करेंगे तब वो बदलाव की शुरुआत होगी। एब्सोल्युटली। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इन्फॉर्मेशन आजकल मिलना बड़ा मुश्किल। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। इस बहस में इतनी गुंजाइश है, इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात